नमस्कार भाइयों। हम लोग इन्वायरमेंट के सेशन में इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन में देख रहे थे और पोल्यूशन में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें कवर कर ली है। पिछली वीडियो को देखना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप विजिट करिए, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। अब हम देखेंगे आज रेडियोधर्मी प्रदूषण। ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ आपको पता होगा, प्लूटोनियम है, यूरेनियम है। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है, चलिए हम आज देखते हैं। देखिए, मापन की इकाई जो रेडियो एक्टिविटी होती है, आपने 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। रेडियो एक्टिवता क्या होती है, हेनरी बेकरेल ने किस प्रकार से खोज किया था। उसके बाद रॉटंजन जो है एक्स किरणों की किस प्रकार से खोज किए थे, या फिर मैडम पियरे क्यूरी किस प्रकार से जो है प्लूटोनियम वगैरह की खोज किए थे। तो हम उस पर विचार करेंगे। रेडियम वगैरह की खोज किए थे, तो आगे हम देखेंगे। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण में मापक की इकाई जो होती है, एक सेकंड, हाँ, मापक की इकाई जो होती है वो रॉटंजन होती है। ठीक है, रॉटंजन एक्स रेज के आविष्कारक का नाम है, नाम पर जो है इनका नाम पड़ा कि एक्स किरणों के जो आविष्कार होते हैं वो इन्हें रॉटंजन कहा जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाली जो तरंगे है उसमें सबसे अधिक वेदन क्षमता जो होती है गामा किरणों की होती है। अल्फा बीटा गामा आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद एक्स किरणों की होती है, नहीं सॉरी, इसके बाद अल्ट्रावायलेट की होती है, उसके बाद एक्स किरणों की होती है, उसके बाद फिर विजिबल होता है दृश्य प्रकाश तरंगे, उसके बाद रेडियो तरंगे होती हैं। ठीक है, मैंने कल आपको वीडियो में बताया हुआ था। तो गामा किरणों की जो होती है वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है, लेकिन इसकी तरंग दर सबसे कम होती है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक्स किरणों की बात करेंगे। इसके आविष्कारक जो थे वो थे रॉटंजन जी। और रॉटंजन के अतिरिक्त रेडियोधर्मी प्रदूषण को रेड में भी मापा जाता है। ठीक है, तो रेडियोधर्मी प्रदूषण को किस में मापा जाता है, या तो आप रॉटंजन से नापिए या आप रेड से मापिए। ये दो इकाई हैं, इसी के द्वारा मापा जाता है प्रदूषण को। 20 मिलीमीटर रैम तक की विकिरण जीवधारियों को कोई क्षति नहीं पहुंचाते हैं। आपने रेडियो एक्टिविटी को पढ़ा होगा कि बेसिकली रेडियो एक्टिविटी से 3 प्रकार के तरंगे निकलते हैं, अल्फा बीटा और गामा। और परिभाषा में कहा गया था कि ऐसे तत्व जो स्वयं स्वतः भेदी किरणें उत्सर्जित करें, मतलब जिनके भेदन क्षमता ज्यादा हो और स्वयं ही ये उत्सर्जित हो जाएं बिना किसी क्रियाकलाप के, तो ऐसे तत्व को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। तो यूरेनियम जैसे 92 यूरेनियम 235 एक रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, उसी आधार पर सारी चीजें ये चीज बता रही है। ठीक है, तो 20 मिली रैम को आप इस प्रकार से माप सकते हैं। इसके लिए रेड जो होता है मापन की इकाई होती है, या रॉटंजन के द्वारा मापा जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले कोबाल्ट 60, स्ट्रांसियम 19, कैल्शियम 137, कार्बन 14 तथा ट्रिटियम अन्य प्रमुख रेडियोधर्मी पदार्थ हैं। ठीक है, तो कोबाल्ट 60 भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, स्ट्रांसियम 19 है, कैल्शियम 137 है, कार्बन 14 है, कार्बन 12 यहाँ पर नहीं उल्लेखित किया गया है, कार्बन 14 को उल्लेखित किया गया है, और ट्रिटियम और अन्य प्रमुख रेडियोधर्मी पदार्थ जो है, ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। 20 मिली रैम या 250 रेड तक का विकिरण जो होता है जीवधारियों की क्षति नहीं पहुंचाता है। इसकी जो परास है, आप 20 मिली रैम ले लीजिए, यहाँ पर रैम लिखा है, और अधिकतम जो होगा वो 250 रेड तक होगा। ठीक है, तो 20 मिली रैम से 250 रेड तक के जो तरंगे निकालें ऐसे पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ जो 20 मिली से रैम से नीचे और 250 रेड से ऊपर तक के निकलते हैं, तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो मनुष्यों को जीवधारियों को क्षति नहीं पहुंचाते हैं। रेडियो प्रदूषण के कारण जीन्स और गुणसूत्रों में हानिकारक उत्परिवर्तन या म्यूटेशन होता है, इसको म्यूटेशन कहते हैं। आप एक मूवी देखे होंगे, यहाँ पर उस मूवी के बारे में जिक्र करना जरूरी है। आप एक्स मैन मूवी देखे होंगे, उसमें जेनेटिक म्यूटेशन के आधार पर आपने देखा कि ह्यूमंस जो थे उनमें बदलाव आया। कुछ ह्यूमंस ऐसे थे, उस मूवी में ये चीज दिखाया गया है कि मार्वल की मूवी है, उसमें कुछ में दिखाया गया कि ह्यूमन ऐसे हैं जिनके डीएनए में चेंजेस आए और वो ह्यूमन से बेहतर उनके पास दिमाग था, उनके पास शारीरिक शक्तियां थीं,
तो ये चीज़ें आज भी विज्ञान के माध्यम से संभव है। आज भी जगह जगह पर प्रयोगशालाओं में, हालांकि ये इंसानों पर ये प्रयोग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, लेकिन इससे यह क्लियर हो रहा है कि उनके जीन की एडिटिंग करके भविष्य के जो मानव का निर्माण किया जा रहा है विज्ञान के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं उत्परिवर्तन का एक रूप लेंगे। जो मूवी में दिखाया जा रहा है साइंस फिक्शन की मूवी में, वो कहीं ना कहीं सच साबित होने के एक सीमा पर है। अभी बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो आपने सुना होगा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में दो रोबोटों को जोड़ा गया था। बेसिकली रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों को आपस में जोड़ा जा रहा था। इंटरनेट ऑफ थिंग IoT के बारे में आपने सुना होगा। इस पर हम चर्चा करेंगे जब साइंस एंड टेक को पढ़ेंगे, तो उस पर हम बेहतर तरीके से इसको चर्चा करेंगे। और IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर भी हम चर्चा करेंगे, क्या क्या इसके नीतिगत पहल हैं। ठीक है, IPR बेसिकली ऐसे चीज़ों को लिया जाता है कि जो स्वयं का आविष्कार हो, ये किसी प्रकार की बनावटी नहीं हो, जो स्वयं का आविष्कार हो उस पर आपको पेटेंट मिलेगा। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम अपने रास्ते से भटक रहे थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से दो रोबोटिक्स को जोड़ा गया और उसमें विशेष परिवर्तन देखने को मिले। दोनों आपस में इस प्रकार से बातें करने लगे थे कि एकाएक उस मशीन को बंद करना पड़ा। आप कहीं ना कहीं एक मूवी आई थी, उसमें मशीन जो है दूसरी दुनिया से आता, नाम नहीं याद आ रहा है मूवी का, टर्मिनेटर मूवी थी। तो टर्मिनेटर मूवी देखिए, कहीं ना कहीं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सारी चीज़ों पर आधारित साइंस फिक्शन की मूवी है, उसको देख लीजिए। और एक्समैन आपको उत्परिवर्तन की स्थिति को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा और उसके मूलभूत स्थिति को आप समझने का प्रयत्न करेंगे और साथ साथ विज्ञान को भी आप अच्छे तरीके से उसमें समझेंगे। तो गुणसूत्रों और मानव के उत्परिवर्तन पर हानिकारक प्रभाव डालता है। रक्त कैंसर, अस्थि कैंसर और अस्थि TB, ठीक है, आदि रोग से हो सकते हैं इस के कारण जो है। परमाणु दुर्घटना या रिसाव 3 माइल आइलैंड USA में है 1979 में, और चेरनोबिल यूक्रेन में है 1986 में। ये दो परमाणु दुर्घटना हुए थे। ठीक है, रेडियो एक्टिव परमाणु दुर्घटना हुए थे। सर्वाधिक रेडियो धर्मी प्रदूषण केरल में उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, नाभिकीय पतन, जब विस्फोट के बाद धूल व चूर्ण धरती पर गिरते हैं तो इसे हम नाभिकीय पतन कहते हैं। जब नाभिकीय रिएक्टरों में विस्फोट कराया जाता है तो विस्फोट के बाद जो उनके धूल और कण जो है चूर्ण के रूप में धरती पर गिरते हैं, इनको हम नाभिकीय पतन कहते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन रेडियो सक्रिय फोर्सिंग द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो रेडियो सक्रिय फोर्सिंग द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु में परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, इसका मापन किया जाता है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु में किस क्या प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, ये रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के माध्यम से ही जाना जा सकता है। पोटेशियम आयोडाइड की गोलियां विस्फोट के पश्चात होने वाले नाभिकीय अवपात या नाभिकीय पतन के दुष्प्रभाव से थायराइड ग्रंथि की रक्षा करती हैं। तो पोटेशियम आयोडाइड, जब ऊपर बताया था कि नाभिकीय पतन क्या होता है, जब विस्फोट होता है, नाभिकीय विस्फोट कराया जाता है कहीं पर, तो धूल कण जो है चूड़ के रूप में धरती पर गिरते हैं, नाभिकीय पतन कहते हैं। पोटेशियम आयोडाइड की उस समय गोली लोगों को दी जाती है कि आप इसको खाइए, इससे जो है आपकी थायराइड को जो है नाभिकीय पतन जो होगा उससे दुष्प्रभाव इस पर नहीं होगा। ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या चीजें हैं और प्रदूषण पर भी चर्चा कर रहे हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज मैक्सवेल ने की थी। ठीक है, ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। देखिए मैक्सवेल ने किया क्या, मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूं। मैंने जो सुना अपने टीचर से कि मैक्सवेल ने सोचा कि जब गतिमान आवेशों से चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, विद्युत जो है, विद्युत से, जो कि एक विद्युत गतिमान आवेश है और उससे चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो रहा है, तो चुंबक से भी विद्युत का गुण उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने उल्टा सोचा और उसी माध्यम से मैग्नेट को जो है इधर बीच में एक तार रखा और मैग्नेट को इधर रखा उधर रखा, फिर विद्युत की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, विद्युत चुंबकत्व की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। तो उन्होंने झिझला करके, परेशान होकर के उठा करके चुंबक को फेंका और जो चालक तार था उसमें करंट धारा प्रवाहित हुई। तो गतिशील आवेशों में, गतिशील चुंबकीय आवेशों में विद्युत चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो सकता है।
इसकी खोज मैक्सवेल ने की थी। मैक्सवेल के कार्क स्क्रू का नियम आप पढ़ेंगे तो वहां पर सारी चीजें इंटरमीडिएट की कक्षा में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज मैक्सवेल ने की थी। ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। प्रकृति में प्रगामी जो तरंगे होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं और एक अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे प्रकाश की गति से संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों को एक तरीके से आप विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं। जैसे प्रकाश की तरंगे हैं, इनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होता है। ठीक है, हाइगेंस का अनिश्चितता सिद्धांत आप वहां पर पढ़ेंगे। डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन ऑर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। और एक थे, कोई और वैज्ञानिक थे, नाम नहीं आया, इंटरमीडिएट में है, और वो और न्यूटन में दोनों में इस विचारधारा को लेकर लड़ाई हुई कि कोई वो कह रहे थे कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि उनका कहना था कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का आविष्कार जो है फोको नामक वैज्ञानिक ने किया था, जो मैंने इंटरमीडिएट में पढ़ा था। दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक तथा बैगनी रंग का सबसे कम होता है। जो दृश्य प्रकाश मैंने आपको बताया था कि गामा किरणें, जो विजिबल लाइट है, सबसे पहले गामा तरंग था, गामा तरंगे थी, गामा तरंगे, उसके बाद था एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, उसके बाद था एक्स किरणें, शायद एक्स किरणें पहले है, उसके बाद अल्ट्रावायलेट है, सॉरी मैंने उल्टा शायद बोल दिया है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले है गामा तरंगे, ठीक है, उसके बाद है एक्स तरंगे, उसके बाद है अल्ट्रावायलेट तरंगे, और इसके बाद है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश में ही जो है विजिबल तरंगे इसको कहते हैं, इसमें 7 रंग हैं। ठीक है, जिसे बिबिगोर के नाम से जाना था, इसी में है। और इसके बाद ये कौन सा है, तो उसके बाद जो है फिर है आपका रेडियो तरंगे, ये सबसे दूरी तक जाता है। अब यहाँ से इस तरफ देखिए, आप इस दिशा में जाएंगे, ध्यान से समझिएगा, इस दिशा में आप जाएंगे तो इसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होगी। गामा तरंगों की भेदन क्षमता जो होती है सर्वाधिक होती है, जबकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। इस दिशा में जाएंगे आप तो भेदन क्षमता सर्वाधिक होगा, और इस दिशा में जाएंगे तो भेदन क्षमता उसकी सबसे कम होगी। जैसे कि रेडियो है, रेडियो एक्टिव जो रेडियो तरंगे होती, सॉरी रेडियो एक्टिव नहीं, रेडियो तरंगे जो होती हैं, इनकी भेदन क्षमता सबसे कम होती है, लेकिन जो है ये तरंग दैर्ध्य इनका सर्वाधिक होता है। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। तो दृश्य स्पेक्ट्रम 7.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर और लाल रंग से लेकर 4.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर बैगनी तक फैलती है। अभी हवाबाजी है, यहाँ तक आप ये सब मत देखिए, इसका कोर कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तरंग दैर्ध्य को हम मीटर में, तरंग दैर्ध्य मीटर में मापते हैं। अदृश्य स्पेक्ट्रम में देखिए, स्पेक्ट्रम बेसिकली होता क्या है, आपने देखा होगा कि भारत सरकार अपने स्पेक्ट्रम को नीलामी कर रही है। स्पेक्ट्रम और कुछ नहीं, जिस प्रकार से हमारे जो पर्यावरण है, एटमॉस्फेयर है, उसमें हवा है, पानी है, जो संसाधन होते हैं ना, उसी संसाधन का एक आकार जो होता है स्पेक्ट्रम भी होता है। स्पेक्ट्रम ऐसे तरंगों को कहते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं। जैसे रेडियो तरंगे जो हैं हमारे वातावरण में है, ये प्राकृतिक हैं, इसको हम देख नहीं सकते हैं। तो वातावरण में स्पेक्ट्रम्स होते हैं, और जिस प्रकार से मानव का इस संसाधन का जो है सभी पर अधिकार होता है, इस प्रकार स्पेक्ट्रम पर भी जो है मानव का अधिकार होता है। और इसी तरंगों के माध्यम से ही लोग जो है, अब ये आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। यदि आवश्यकता स्पेक्ट्रम की न होती तो हम स्पेक्ट्रम के बारे में जानते ही नहीं है। ठीक है भाई, व्यवस्था ही नहीं थी जानने के लिए, लेकिन अब व्यवस्था है, तो इस संसाधन पर जो है आम ह्यूमन का भी अधिकार। लेकिन ये सरकार जो है इसको हर साल जो है, जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम आ गया, तो 2G के अंतर्गत जो फ्रिक्वेंसी होगी वो जैसे कि 10⁻³ से 10⁻⁷ तक की फ्रिक्वेंसी जो है फला कंपनी को सरकार बेच देती है। ये होता है आम जनता का, लेकिन प्रतिनिधित्व इसका सरकार करती है, और सरकार इसको बेचती है, और सरकार सारी चीजों को खरीदती भी है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, आपको कभी ये चर्चा होगी तो हम बताएंगे वहां पे। तो अदृश्य स्पेक्ट्रम में लाल रंग के ऊपर बड़ी तरंग दैर्ध्य वाले भाग को हम अवरक्त स्पेक्ट्रम तथा बैगनी रंग के नीचे छोटी वाली तरंग दैर्ध्य को वाले भाग को हम पराबैगनी स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली ये कहा गया कि लाल रंग के तरंग दैर्ध्य से ऊपर वाले स्पेक्ट्रम को हम
बड़ी तरंग दैर्ध्य के स्पेक्ट्रम कहते हैं, और लाल रंग बैंगनी रंग से नीचे वाले तरंग दैर्ध्य वाले स्पेक्ट्रम को हम छोटी तरंग दैर्ध्य की स्पेक्ट्रम कहते हैं। दृश्य एवं अदृश्य स्पेक्ट्रम में सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे को जानने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगे बेसिकली ऐसे तरंगे होते हैं जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप जल को चलना है तो जल के लिए एक माध्यम होना होगा, वायु चलना है तो इसके लिए एक माध्यम, एटमॉस्फेयर एक माध्यम होना चाहिए कि एक दूसरे के कण के माध्यम से वो सुनाई देंगे, ठीक है। यह आपकी रस्सी हुई, उसके भी चलने के लिए जो होता है एक माध्यम की आवश्यकता होती है। आप हिलाए डुलाएंगे तो वो एक रस्सी की तरह, जैसे कि अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे संपीड़न और बेलन की स्थिति होती है। कभी इसको हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। जिस किसी माध्यम में, मैं आपको मोटी मोटा बता दे रहा हूं कि जिस किसी माध्यम में चलने के लिए उस पर्टिकुलरली माध्यम की आवश्यकता होती है उसे हम अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं, और जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो आना जाना लगा रहता है और कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कि चाहे वो पानी हो, चाहे वो फिर हवा हो, चाहे वो फिर जो है लोहा हो, तो उसके कोई माध्यम का प्रभाव न पड़े तो उसे हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। और इसका दूसरा नाम होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स, या इसको हम वेव कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहना ठीक होगा। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में एक्स, गामा, रेडियो तरंगे भी शामिल होती हैं, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने ये चीज दिखा दिया, इसलिए मैंने आपको ऊपर यहाँ पर बताया कि सबसे ज्यादा भेदन क्षमता एक्स किरणों की है, उसके बाद गामा किरणों की है, उसके बाद अल्ट्रावायलेट का, उसके बाद दीर्घ प्रकार होती है, उसके बाद फिर रेडियो तरंगे होती हैं। इस सभी जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में इस समय यहाँ पर लिया जा रहा है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य परिसर और आवृत्ति परिसर बहुत विस्तृत है, अर्थात इन तरंगों में अलग अलग तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति की तरंगदैर्ध्य होती हैं, ठीक है। मतलब इनका कहना मतलब यह है कि सभी जो तरंगदैर्ध्य होते हैं, सभी जो नाम दिए गए हैं, चाहे गामा किरणें हों, चाहे फिर आपका दृश्य प्रकाश के अंतर्गत हों, तो सभी का अलग अलग तरंगदैर्ध्य है और सभी का अलग अलग आवृत्ति है। रेडियो तरंगों जिनकी आकृति 10 to power 5 हर्ट्ज से कम है से लेकर गामा किरणों तक शामिल की गई है, तो फ्रीक्वेंसी के आधार पर सभी का नाम दिया गया है। ये चीज आपको जानते हैं, हम ज्यादा इस पे आपको बोर नहीं करेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है रेडियो तरंगे, न्यूनतम आकृति तथा उच्चतम तरंगदैर्ध्य। अब मैंने आपको बताया था कि रेडियो तरंगों की जो होती तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होती है और न्यूनतम आकृति होती है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों को रेडियो तरंगे कहते हैं। इनकी आवृत्ति 10 to power 5 हर्ट्ज से कम होती है। और सूक्ष्म तरंगे जिसे हम माइक्रोवेव तरंगे कहते हैं, ठीक है, इससे भी छोटा होता है। रेडियो तरंगों की अपेक्षा इनकी आवृत्ति अधिक और तरंगदैर्ध्य कम होती है। मतलब ये सूक्ष्म तरंगे होते हैं, इसका मतलब यह है कि रेडियो तरंगों से ये बड़े होते हैं। यदि आवृत्ति आपकी जो है अधिक हो, और आपका जितना अधिक जिसका तरंगदैर्ध्य होगा उसकी आवृत्ति उतनी कम होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी उसकी उतनी कम होगी। और तरंगदैर्ध्य अधिक होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, तरंगदैर्ध्य कम होगा तो फ्रीक्वेंसी अधिक हो जाएगी। ये चीजें हैं। तो उनके अंतर्गत अवरक्त तरंगे आती हैं। तो अवरक्त तरंगे जो होती हैं इसी के अंतर्गत आती हैं सूक्ष्म तरंगों के। तो माइक्रोवेव तरंगे इसको कहा जाता है। तो रेडियो तरंगों की अपेक्षा इनकी आवृत्ति अधिक होती है, तरंगदैर्ध्य कम होती है। पहले इसका प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। दृश्य प्रकाश जो हमें दिखाई देते हैं उसमें एक्स रेज तथा गामा किरणें शामिल हैं, ये हमें दिखाई देते हैं। उच्च वोल्टेज वाली विद्युत तारों से विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलता है। जो उच्च वोल्टेज के तार होते हैं, आप कभी जाते हुए देखेंगे जो हजार वोल्ट की तो तारें लगे रहती हैं ऊपर में, 33,000 का, 11,000 का, तो वहां पर विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलते रहते हैं, ठीक है। अतः आसपास रहने वाले को कैंसर हो सकता है। इलेक्ट्रोस्मॉग ऐसा कुहासा जो अदृश्य होता है परंतु घातक होता है। विद्युत तारों से निकलने वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण एक अदृश्य वातावरण बना लेता है जो जीवधारियों के लिए घातक होता है। इसे हम इलेक्ट्रोस्मॉग कहते हैं। इसका बेसिकली कहने का मतलब विद्युत तारों से कुहासे के रूप, विद्युत तारा से जो इलेक्ट्रोस्मॉग निकलता है वो कोहरे का रूप ले लेता है और वो जो होता है मानव जीवन और जीवधारियों के लिए खतरनाक है। उपग्रह संचार माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगों पर आधारित होता है, ठीक है।
उपग्रह संचार जो होता है माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंगों पर आधारित होता है। मतलब उपग्रह में जो लगाए जाते हैं वो माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंगे लगाई जाती हैं। टेलीविजन कार्यक्रम में रेडियो तरंगे पर आधारित होता है। जो टेलीविजन में लगाया जाता है वो रेडियो तरंगों के माध्यम से प्रसारण होता है। और उपग्रह संचार में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग होता है। अवरक्त विकिरण कोहरे के पार देखने में सहायक होती हैं। जो कोहरा वोहरा पड़ा हो तो अवरक्त तरंगे छोड़ो तो आर पार दिखाई देते हैं। इसको याद कर लिए, जरूरी होता है, क्वेश्चन आते हैं। सेलुलर फोनों से हृदय पेसमेकर वाले मरीजों को खतरा होता है। जो सेलुलर फोन्स होते हैं उनसे हृदय में जो पेसमेकर लगे होते हैं उन मरीजों को खतरा होता है कि सेलुलर फोन न लें। कंप्यूटर पर लगातार बैठने वाले से कार्निया का खतरा होता है। जो लगातार कंप्यूटर पर बैठते रहते हैं उनकी कार्निया पर खतरा होता है। अब यार मेरे ऊपर तो मुझे डर लगने लगा है इस चैप्टर को पढ़ने का, हर चीज में खतरा दिखा रहे हैं। ज्ञान भी जो होता है एक तरीके से अभिश्राप का रूप है। यदि आप कोई चीज न जानते रहें तो वो ठीक रहता है, लेकिन जब जान जाते हैं ना तो फिर वो बैठने का काम नहीं, वो आपको दौड़ाता ही रहता है पूरा जीवन। जानना अच्छी बात है, जो कि अंधकार में मर जाना मनुष्य की जो है वो सबसे जो आप कह दीजिए कि सबसे खराब दशा है वो चीज दिखाई देती है। ठीक है, लोग उसको अभिश्राप भी कहते हैं, वरदान भी कहते हैं। समय और परिस्थितियां यह तय करते हैं कि कौन सी चीजें अभिश्राप है और कौन सी चीजें आपका वरदान है। जैव प्रदूषण, ठीक है, तो आज हम लोगों ने यहाँ पर देखा रेडियो धर्मी प्रदूषण, और इसमें काफी कुछ चीजें जो है फैक्ट के रूप में आपको लिखाई गई है। आप इसको व्यापक रूप में देख लीजिएगा। ठीक है, अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर इस पर चर्चा नहीं। जैसे कोबाल्ट 60 से कौन सी बीमारियां होती हैं, स्ट्रांसियम 19 जो अगर हो जाए मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव क्या पड़ता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं हुआ है तो अभी हम छोड़ रहे हैं इसको। जीनीय एकरूपता, जैव प्रदूषण पर चल रहे हैं। जीनीय एकरूपता के कारण सारी फसलें एक ही बैक्टीरिया से संक्रमित होकर नष्ट हो सकती हैं। तो जीनी एकरूपता जो होती है, यदि हमारी जीन में एक प्रकार की जो है समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो सारे के सारे फसल जो है एक ही बैक्टीरिया से संक्रमित होकर मर जाएंगे। एंथ्रॉक्स क्या चीजें हैं? मूलतः पशुओं का रोग एंथ्रॉक्स है और कारक इसका बैसिलस एंथ्रोसिस नामक जीवाणु है। तो बैसिलस एंथ्रोसिस नामक एक जीवाणु है जिससे एंथ्रॉक्स नामक बीमारी पैदा होती है, पशुओं के रोगों में जाता है। ठीक है, इस जीवाणु के बीजाणु को प्रयोगशाला में संवर्धित कर तथा सुखाकर पाउडर के रूप में लिफाफे के द्वारा या वायुयान के द्वारा उड़ाकर जैव हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है चुका है। एंथ्रॉक्स के जीवाणु की जीवन शक्ति प्रबल होती है और 40 वर्ष तक निष्क्रिय पड़े रहने के बाद भी ये मेजबान शरीर के पाने के बाद पुनः जीवित हो जाते हैं। ठीक है, तो एक ऐसे जीवाणु हैं ये। हालांकि अभी तक तो ये पता लगता था कि जो विषाणु हैं वो जीवित निष्क्रिय रहते हैं, उसके बाद वो जीवित हो जाते हैं, लेकिन अब ये देखने में ये पता लग रहा है कि एंथ्रॉक्स नामक जो बीमारी है वो बैसिलस एंथेसिस नामक जीवाणु से होती है। और बैसिलस एंथेसिस एक ऐसे जीवाणु होते हैं जिनके बीजाणु 40 साल तक निष्क्रिय रहेंगे, उसके बाद जैसे ही ये मनुष्य का एक तरीके से आप वायरस का रूप इनको देख सकते हैं कि वायरस का मिला जुला प्रकार है, सक्रिय हो जाते हैं शरीर में पहुंचते ही। एंथ्रॉक्स के दो रूप होते हैं, एक क्यूटेनियस, और जब बीजाणु त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं तो उसे हम क्यूटेनियस एंथ्रॉक्स कहते हैं। और दूसरा होता है पल्मेनरी, जब सांस के माध्यम से फेफड़े में प्रवेश करे तो उसे हम पल्मेनरी एंथ्रॉक्स कहते हैं। और तीसरा एक और है इंटेस्टाइनल, जब संक्रमित मांस खाने से संक्रमण शुरू हो जाता है तो उसे हम इंटेस्टाइनल एंथ्रॉक्स कहते हैं। तो 3 प्रकार के एंथ्रॉक्स जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। हम आगे बढ़ते हैं। एंथ्रॉक्स का टीका तो है, लेकिन यह 18 महीने बाद प्रभावी होता है। एक बार लगाएंगे तो 18 महीने बाद ये प्रभावी काम अपना प्रभाव करना शुरू करेगा। बोटुलिज्म, भोजन विषाक्तता, बोटुलिज्म को हम भोजन विषाक्तता कहते हैं। क्लॉस्ट्रीकुलम बोटुलिनम बैक्टीरिया तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, भोजन या पानी के द्वारा ही फैलता है। व्यक्ति
से व्यक्ति में नहीं फैलता है। बोटुलिज्म जो है, बोटुलिज्म भोजन विषाक्तता, ये जो है ये भोजन और पानी के माध्यम से भी फैलता है। प्लेग बैक्टीरिया जनित रोग जो है वो प्लेग है, पिस्सुओं के द्वारा फैलता है। जब पिस्सू प्लेग संक्रमित चूहे को काटने के बाद मनुष्य को काट लें तो वह प्लेग से पीड़ित हो जाता है। तो पिस्सू प्लेग जो है संक्रमित चूहे से, जब प्लेग संक्रमित पिस्सू जो होता है, जो पिस्सू प्लेग होते हैं, ऐसे चूहे जिनको पिस्सू बीमारी है, पिस्सू एक तरीके का उनका कोई बीमारी होता है चूहों का, और वो चूहे किसी अन्य चूहे को काटते हैं और अन्य चूहा जो है किसी मनुष्य को काट लेता है तो वह मनुष्य प्लेग से पीड़ित हो जाता है। चेचक एक वायरस के कारण होता है। हवा के द्वारा बड़ी तेजी से यह फैला जा सकता है। ठीक है, चेचक खसरा जो होता है। जैव हथियारों के प्रयोग को निषिद्ध करने वाली संधि 1975 में प्रभावी हुई। विश्व के देश जैव हथियारों को क्यों बना रहे थे? तो जैव हथियारों का प्रयोग विश्व के देश ऐसे कर रहे थे कि उन्हें सोचते थे कि बिना युद्ध किए हम जो है जैविक हथियारों के माध्यम से भी लोगों का सर्वनाश कर सकते हैं। मूलतः ऐसे लोग किसी का भला नहीं कर सकते हैं और ऐसे लोग जो है मानवता और मनुष्यता था किसी भी जीव जंतु के लिए वो ठीक नहीं है। लेकिन अब लोगों का विचार उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारी तरह तो दुनिया चल नहीं सकती है। आज भी जैव हथियार बनाए गए हैं। वर्तमान में जो टाइम चल रहा है 18/10/2020, कोविड-19 कोरोना वायरस जो है, लोग इसको बताते हैं कि ये जैव हथियार है। ठीक है, वुहान के एक जो विश्व में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, अभी ऑथेंटिक चीज़ें नहीं आई हैं लिख करके, लेकिन ये न्यूज़ में ज़रूर है कि वुहान के जो बाजार थी वहीं से ये चीज़ें उत्पन्न हुई, जो है वहाँ पशुओं को खा के कच्चा खा जाते हैं, तो वहीं से कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई और आज जो है पूरे विश्व में फैल करके महामारी का रूप ले ली है। इतने दिन लॉकडाउन होने के बावजूद भी अभी देश की कंडीशन जो है सुधर नहीं रही है। तो चीज़ें समस्याएं हैं और लोग जो हथियार बनाते हैं उस देश को बर्बाद करने के लिए। यहाँ पर नोट देखिए, CO कार्बन मोनोऑक्साइड को ही CO कहते हैं। रंगहीन, गंधहीन तथा पानी में अघुलनशील गैस है। ओजोन O3 नीली रंग की गैस होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड लाल रंग की तीव्र गंध नाइट्रोजन ऑक्साइड देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड वनस्पतियों के लिए विषाक्त नहीं है। ओजोन धरातल पर जीवों के लिए एक विषैली गैस है। ओजोन जो होता है धरातल पर जो जीव हैं उनके लिए एक विषैली गैस है। पर्यावरण शोध प्रयोगशाला ने लखनऊ जो कि है पर्यावरण प्रयोगशाला लखनऊ में है, ने गंगा तथा यमुना के जल को ग्रुप D में रखा है। देखिए सारे रिवीजन हो रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि यह पीने एवं नहाने लायक नहीं होकर केवल मत्स्य पालन तथा वन्य जीवों के लिए उपयुक्त है। पीने लायक होने के लिए इसे वर्ग A में होना जरूरी तथा ये क्या है, भक्तों के स्नान करने नहाने लायक नहीं है। मतलब जो जाते हैं भक्त वगैरह वो नहाते हैं और स्नान करते हैं तो इसके लिए ठीक नहीं है, वहाँ पर नहाना ठीक नहीं है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर चीज़ें दिखा दी हैं। इसके लिए आपको जांच में वर्ग भी होना चाहिए। ठीक है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को मैंने जब दृश्य प्रकाश के जो स्पेक्ट्रम है वहाँ पर दिखाया था, ये भी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होते हैं। मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा गामा किरणें होती हैं, उसके बाद फिर एक्स किरणें होती हैं, उसके बाद फिर अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं और इसके बाद फिर विजिबल तरंगे होती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर रेडियो तरंगे होती हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया था। तो ये विजिबल प्रकाश तरंगे हैं और विजिबल प्रकाश तरंगे जो होती हैं एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इनके चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसी विविगोर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वायलेट है, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य यहाँ पर होगा। देखिए जब तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगा तो बैगनी रंग का जो होगा ये भेदन क्षमता जो होती है ये लाल तरंगों से ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये उच्चतम तरंग दैर्ध्य होते हैं, अर्थात इनकी जो भेदन क्षमता होती है वो कम होती है लेकिन तरंग दैर्ध्य ये अधिक दूरी तक जा सकते हैं। तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है अधिक दूरी तक गमन कर सकते हैं। और यहाँ पर दृश्य स्पेक्ट्रम होते हैं। ठीक है, ये दृश्य स्पेक्ट्रम होते हैं।
ये चीज़ें, ये सभी इस प्रकार की तरंगे हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, बेसिकली लाल, पीला, हरा, नीला जो भी हमें दिखाई देती हैं। अब यहाँ पे देखिए ये रेडियो वेव्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये रेडियो वेव है उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाले न्यूनतम आवृत्ति के। ये है अवरक्त स्पेक्ट्रम, ये है दिस्ट स्पेक्ट्रम, यहाँ पर है पराबैंगनी स्पेक्ट्रम, और ये है एक्स रेज, और ये है गामा रेज। मैंने जो ऊपर बताया था ये वहीं पर दिखा दिए हैं कि गामा किरणें, उसके बाद एक्स किरणें, उसके बाद पराबैंगनी किरणें, उसके बाद दिस्ट स्पेक्ट्रम, उसके बाद अवरक्त स्पेक्ट्रम। इसमें रेडियो तरंगे आती हैं और सब चीज़ें हैं। माइक्रोवेव्स रेडियो तरंगे की अपेक्षा सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्ध्य कम और आवृत्ति अधिक होती है, जो मैंने नीचे बताया था वही चीज़ है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। हम कल फिर आगे इसको समझाएंगे बढ़िया से। ठीक है, और सारी चीज़ें आपको बताने का प्रयत्न करेंगे, और स्पेक्ट्रम पर हम फिर से चर्चा करेंगे अलग से, कुछ इमेज के माध्यम से सारी चीज़ें देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।